आईटीटी ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों को दिल खोल के स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन का प्रकार पढ़े थे लोग। उसके बाद से पढ़े थे लोग कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। उसके बाद से लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़े थे कि ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में। तो दोस्तों आज चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन पढ़ेंगे लोग। तो पौधों में श्वसन का नाम सुन के ही हम लोग को पता है कि पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हालांकि ये बात गलत है, पौधा भी अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि यह भी भोजन बनाता है, यह भी भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग पौधों में श्वसन की घटना को 2 चरण में देखेंगे, एक दिन में और एक रात में। तो दिन में हम लोग देखेंगे कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है। जब ये दिन में जब श्वसन करता है तो श्वसन के दौरान यही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की घटना तो होते रहता है, तो फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधा प्रकाश संश्लेषण के रूप में कर देता है, इससे ऑक्सीजन फिर छोड़ता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधों को न तो गति करना है, न तो गति नहीं करना है। जब गति नहीं करना है तो इसमें कम ऊर्जा की जरूरत है, तो इसलिए इसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड यह छोड़ता है यह फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा यह निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे रात में यह घटना। जब यह रात में घटना होता है तो रात में हम लोग सुने होंगे कि रात में वृक्ष के पास नहीं सोना चाहिए। वृक्ष के पास नहीं सोने का रीजन है कि रात में पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, श्वसन तो करेगा ही, क्योंकि पौधा भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेता है। और जब ऑक्सीजन को लेगा तो रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होता नहीं है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा यह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए रात में वृक्ष के आसपास हम लोग को सोने को मना करते हैं कि रात में वृक्षों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष के आसपास रात में सोने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ भी छोड़ता है, जिसके कारण आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। जब मात्रा बढ़ेगा तो घुटन होगा और मृत्यु भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। और हम लोग देखेंगे कि पौधों में श्वसन निम्नलिखित 3 माध्यम से होता है। ऐसे तो पौधों में श्वसन पौधों के शरीर से किसी भी अंग द्वारा हो जाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि पौधों में जो श्वसन होता है 3 अंगों के माध्यम से होता है। पहला पत्ती के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि पत्ती में छोटे छोटे जो छिद्र पाया जाता है जिसको रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा क्या होता है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है तना। तना के द्वारा, तना में भी वातरंध्र पाया जाता है, ऊपरी परत पे वातरंध्र पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधों में श्वसन होता है। उसके बाद से है जड़।
अब आप लोग कहिएगा कि जड़ के द्वारा कैसे श्वसन होगा, तो आप लोग को बता दें कि जड़ भी मिट्टी के अंदर आता है और मिट्टी में भी ऑक्सीजन की मात्रा रहता है, जिसके कारण श्वसन की क्रिया बड़ी आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे कि पौधों में जो श्वसन होता है जंतुओं में श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आखिर पौधा में भी श्वसन होता है, जंतु में भी श्वसन होता है, तो आखिर क्या भिन्नता है दोनों में। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। तब पहला भिन्नता यही है कि पौधों में जो श्वसन होता है उसके शरीर के किसी भी भाग से हो जाता है, जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, किसी भी भाग से पौधे में हो जाएगा। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों में श्वसन के लिए तो जड़, तना, पत्ती या शरीर के किसी अंगों से हो जाएगा, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में श्वसन के लिए श्वसन अंग ऑलरेडी रहता है। तो जंतुओं में श्वसन के लिए श्वसन अंग हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। उसके बाद से दूसरा है कि पौधों में गैसों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है, जबकि जंतुओं में गैसों के परिवहन के लिए कुछ विशिष्ट अंग होते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि पौधों में जो श्वसन का गति होता है, पौधों में श्वसन का गति जो होता है जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है। तो एक बार फिर से आप लोग को बता दें कि आज हम लोग पढ़े कि पौधों में श्वसन, तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद से देखे लोग कि विसरण क्रिया द्वारा जो होता है तो पौधों में श्वसन 3 अंगों के माध्यम से होता है। पहले पत्ती के माध्यम से, तो पत्ती में आप लोग को रंध्र पाया जाता है, रंध्र के माध्यम से पौधों में श्वसन होता है। उसके बाद से तना द्वारा पर वातरंध्र पाया जाता है, जिसके द्वारा होता है। उसके बाद से जड़, तो जड़ भी मिट्टी के अंदर पाया जाता है और मिट्टी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होता है, जिसके द्वारा यह क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद से हम लोग देखें कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होता है जंतुओं में श्वसन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो पौधों में श्वसन के क्रिया जंतुओं में श्वसन की क्रिया से भिन्न है, यही कि पहला पौधों में जो श्वसन होता है शरीर के किसी भी भाग से हो जाता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। और पौधों में गैसों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में परिवहन कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है। और सबसे भी यही है कि पौधों में जो श्वसन का गति होता है जंतुओं की अपेक्षा धीमी होता है, यानी कि पौधों में जो श्वसन करने की जो क्षमता होता है जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। तो डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।